एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम NIOS क्लास 12th के ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, तो दोनों में से किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे, स्कोर करोगे आप। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है या 2 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। नेम एट लीस्ट 3 इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के 3 इनडायरेक्ट वे बताने में सौर ऊर्जा के अप्रत्यक्ष, एक पेट्रोलियम, कोयला, जल और विद्युत। पेट्रोलियम, कोयल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन टर्शियल रेडिएशन इन अप्रॉक्सीमेट इन 30 वर्ड्स। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। स्थलीय विकिरण को लगभग 30 शब्दों में समझाइए। तो ट्रेडिशनल रेडिएशन इज द आउटगोइंग रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, मोस्ट ऑफ विच इज observed by the Earth's atmosphere. Tertial radiation heats the Earth by conclusion process. तो स्थलीय विकिरण पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण है जिसका अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। स्थलीय विकिरण निष्कर्ष प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी को गर्म करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। किसी स्थान, एक मिनट ये रेस कर दो जरा। नेम द फैक्टर विच इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी स्थान को जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी चीज़ें? एक तो टेम्परेचर वहाँ का, ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। फिर आएगा हमारा प्रेशर, फिर वहाँ की विंड यानी हवा, ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, और समुद्र से दूरी, आर्द्रता। तो ये 6 के 6 चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करता है कहीं का भी जलवायु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। विभिन्न प्रकार की चट्टानों को वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहले हमारा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, अग्रेय अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन। नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स। नदियों, हवा और हिमनदों की विशेषताओं के नाम बताइए। तो एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है उसकी विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह से आप क्या समझते हैं ये बताना है। नेचुरल सैटेलाइट दोज हेवनली बॉडीज which revolves around the planet and follow them in their revolution around the sun and receive light heat from the sun are called natural satellite. Earth has moon as its natural satellite. Jupiter has 16, Saturn has 20, Mercury and Venus have none. Our solar system has 63 natural satellites in total. तो टोटल 63 नेचुरल सैटेलाइट्स है। ये सारी बतानी है। चैप्टर पढ़ा होगा आपने, पता होगा आपको। अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा में उनका अनुसरण करते हैं और सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति के पास 16, शनि के पास 20 और बुध और शुक्र के पास कोई नहीं है। हमारे सौर मंडल में कुल 63 उपग्रह है। 63 टोटल नेचुरल सैटेलाइट्स है हमारे एनवायरनमेंट सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। फेरेल्स लॉ, एक्सप्लेन फेरेल्स लॉ।
फेरेल्स नियम की व्याख्या करें। तो अकॉर्डिंग टू फेरेल्स लॉ, विंड्स इन द अर्थ्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर डिलीटेड टुवर्ड्स देयर नाइट एंड दोज इन द सदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स देयर, एक मिनट क्या लिखा था यहाँ पे देख ले, टुवर्ड्स देयर लेफ्ट। दिस डिफ्लेक्शन of the winds are due to Earth's rotation. This deflection of winds from their original is also known as Coriolis effect or Coriolis force. फेरेल्स के नियम के अनुसार पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हवाएं रात की ओर और दक्षिण गोलार्ध में हवाएं अपनी लिफ्ट की ओर हटा दी जाती हैं। हवाओं का यह विश्लेषण पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। हवाओं के अपने मूल से इस विश्लेषण को कोरियोलिस प्रभाव या कोरियोलिस बल के रूप से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये हिंदी में थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गई हो ट्रांसलेशन में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में निकाले हुए थे, इनको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया गया, तो कुछ टर्म्स जो है मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लेना आप। बाकी हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के सारे सही होंगे, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी में शायद हो मे बी। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म सैलिनिटी। लवणता शब्द को संक्षेप में समझाइए। सैलिनिटी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। इट इज scientific terms, however, it is generally defined as the weight in grams of salt left after evaporation of 100 grams of seawater. The salinity of ocean water is due to the large number of chemical compounds dissolved in it. That is why seawater is unsuitable for human consumption or irrigation. लवणता को पानी में घुले नमक की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह वैज्ञानिक शब्द है, हालांकि इसे आमतौर पर 100 ग्राम समुद्री जल के वाष्पीकरण के बाद छोड़े गए नमक के वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। समुद्र महासागर के पानी की लवणता इसमें बड़ी संख्या में रासायनिक यौगिक घुलने के कारण है, इसलिए समुद्र का पानी मानव उपभोग या सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है। तो इसमें रीज़न बता रखा है किस वजह से पानी हम नहीं पी सकते समुद्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म्ड। माउंटेन्स कैसे, पहाड़ पर्वत कैसे बने। क्लासीफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। तो द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स इज अ प्रोसेस विच टेक्स thousands of years more. A mountain is the upliftment area of the Earth's surface as compared to the surroundings, usually triangular in shape and slopes rising to several thousand meters above sea level. On the basis of their formation, Earth can be classified into folded mountain, block mountain, volcanic mountain और residual mountain। तो ये इन चारों को अब नीचे एक्सप्लेन भी करा हुआ है अच्छे से, यहाँ पे और भी दे रखा है, ये रहा, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन दिख रहा होगा आपको। ये रहा सेकंड वाला हमारा ब्लैक माउंटेन, ये वोल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। अब नीचे हिंदी में भी दे रखा है मैंने, तो देख रहे होगा, आपको दिख भी रहा होगा कि कितने रात को अपलोड हो रही है वीडियो। रात को 12 बजे अपलोड होने वाली है वीडियो, 12 बजे के बाद। तो आपको दिख रहा होगा कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, फिर उनको ट्रांसलेट भी करना पड़ता है, PDF बनाना पड़ता है टाइप करके, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट सुटेबल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, डिस्क्राइब हाउ। कि अर्थ जो इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ रहती है, एग्जिस्ट करती है, कैसे। तो नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं हमने। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच इज़ सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच आर मेंशन बिलो। अब नीचे कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओजोन लेयर, लैंड, वाटर, एयर। तो ये सारी चीज़ें अर्थ पे मौजूद है, जिस वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि उपयुक्त है।
जीवन के लिए उपयुक्त है। तो नीचे हिंदी में भी दे रखा है ये हमारा। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी ये 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये अभी मैंने सोचा पहले इतने डाल दिए जाए, आपके पास जब ये वीडियो आए तो क्या पता आप शायद एक बार डिस्क्रिप्शन खोल लेना और देख लेना, क्या पता आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाए अगर आप थोड़ा लेट देखेंगे तो। और चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, स्टे ट्यून्ड विद अस।